सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस मैगजीन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है यूएनएससी प्रस्ताव 2615। 22 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने अफ़गानिस्तान को बुनियादी मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। विदित हो कि प्रमुख सहायता गतिविधियों में आश्रय और निपटान सहायता, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका समर्थन, ऊर्जा और पानी, कोविड-19 से संबंधित सहायता तथा पोषण और स्वच्छता शामिल है। प्रस्ताव 2615 के बारे में जान लीजिए। इसके अंतर्गत तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में 2255 एवं 1988 के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में मानवीय सहायता के लिए छूट प्रदान की गई है। प्रस्तावों में प्रत्येक 6 माह में इन कार्रवाइयों की अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान भी है। तो याद रखिए 2615 प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो ये 2615 यूएनएससी का प्रस्ताव है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विकास प्रस्ताव का, परिषद का ये प्रस्ताव है। आगे देखिए, कुलभूषण जाधव प्रकरण। हाल ही में पाकिस्तान संसद ने मृत्युदंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को लागू करने हेतु आईसीजे बनाया गया है। हालांकि भारत का मानना है कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस कानून में कई कमियां हैं तथा आईसीजे के आदेश को अक्षरशः और उसकी भावना के साथ लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार का भारत के लिए निहितार्थ क्या है। प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार, इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन, एक वाक्यांश है जो कि घरेलू संदर्भों में प्रचलित समीक्षा से भिन्न होता है। इसमें कुलभूषण जाधव को वकील काउंसलर उपलब्ध कराने और अपने बचाव हेतु तैयारी मदद करना अंतर्निहित है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान को जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों और उन सबूतों का भी खुलासा करना होगा जिनके बारे में वह अब तक पूरी तरह से अपारदर्शी रहा है। पाकिस्तान को उन परिस्थितियों का भी खुलासा करना होगा जिनमें सेना ने जाधव से अपराध का काबूलनामा हासिल किया था। इसका तात्पर्य है कि जाधव को मामले में सुनवाई करने वाले किसी भी मंच या अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कुलभूषण जाधव मामला क्या था। यमन संकट। नवंबर 2021 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यमन संकट में अभी तक यमन के लगभग 3,77,000 नागरिक मर चुके हैं एवं इसी का नतीजा है कि यमन के लगभग 21 मिलियन नागरिक खाद्य संकट से गुजर रहे हैं। विदित हो कि वर्ष 2016 से अब तक लगभग 10,000 बच्चे मारे गए या अपंग हो गए हैं। यमन संकट क्या है समझ लीजिए। अरब क्षेत्र के लोकतांत्रिक आंदोलन अरब स्प्रिंग के बाद यमन के शासक ने सत्ता को हादी के विरुद्ध शिया मुस्लिमों को सौंप दी है। जो सत्ता है वो हादी का विरोध करके शिया मुसलमानों को सौंप दिया गया है। ध्यातव्य है कि हुतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है जबकि सऊदी अरब हुतियों के खिलाफ है। विदित हो कि वर्ष 2014 में हादी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इस घटना के बाद सऊदी अरब ने हस्तक्षेप किया। अब यह लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। अगला है रोहिंग्या मामला। केवल इन सारे टॉपिक से अब रूबरू हो जाइए कि ये सारा टॉपिक चर्चा में था। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ नहीं आता है और आप वहाँ पर आप बना ले जाइएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए। रोहिंग्या मामला नवंबर 2019 में, यहाँ पर विशेष कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि जो भी समझाना है वो सारा लिखा हुआ और सरल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझते जाइए। नवंबर 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने मुस्लिम देशों के संगठन
OIC की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्याओं से संबंधित मामला उठाया। इसके प्रत्युत्तर में म्यांमार की चांसलर एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार का पक्ष रखा। गौरतलब है कि रोहिंग्या एक सजातीय समूह है जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, जिन्हें म्यांमार द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है एवं उन्हें विदेशी निवासी या सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विदित हो कि वर्ष 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रखाइन राज्य में रोहिंग्या गांवों पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी। अगला है इटली मरीन विवाद। जून 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इटली मरीन विवाद मामला खत्म कर दिया। विदित हो कि इटली की सरकार ने पीड़ित को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत एवं इटली के मध्य चल रहे इतावली मरीन मामले के संबंध में फैसला दिया। इस फैसले के तहत भारत की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि इतावली नागरिक जिन पर भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप है के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में कहा कि इतावली नागरिक के कृत्यों ने भारत की UNCCOS समुद्री संधि के अनुच्छेद 87(1) तथा 90 के तहत भारत की नौ वहन संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त ट्रिब्यूनल ने इस घटना के संदर्भ में जान माल के नुकसान की भरपाई हेतु भारत को मुआवजा देने हेतु इतालवी कंपनी को आदेशित किया। विदित हो कि वर्ष 2012 में भारतीय तटरक्षक पुलिस ने एक इतालवी टैंकर एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 नाविकों एवं मछुआरों को गोली मारने के आरोप में हिरासत ले लिया था। ठीक है। अगला है म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया कि म्यांमार में मानवाधिकार कार्यकर्ता पर जबरिया कार्रवाई करने उसके साथ बर्बरता से म्यांमार प्रशासन ने सुलूक किया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां लोकतांत्रिक अधिकारों में हिमायती लोगों का अभी तक प्रदर्शन लगातार जारी है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हासिल कर ली। विदित हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्ति के बाद यह म्यांमार में तीसरा तख्तापलट है। तख्तापलट के तुरंत बाद म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्य बिंदु देखिए, नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अधिकांश सीटें हासिल हुई थी। वर्ष 2008 में सेना द्वारा किए गए संविधान के मुताबिक म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है। कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित है। वर्ष 2021 की शुरुआत में जब निर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनाव में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। वैश्विक प्रतिक्रिया। चीन ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों का जल्द ही समाप्त कर लेंगे। जबकि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने देश के सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की बात कही है। इसके अलावा आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई म्यांमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आह्वान किया तथा उनसे पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। हांगकांग संकट। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का न्यूज है, समझदारी टॉपिक से आप यहाँ पे परिचित हो जाइए। जनवरी 2021 में ब्रिटेन के द्वारा 30 लाख हांगकांग निवासियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके पश्चात चीन द्वारा इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई। संकट का कारण। फरवरी 2019 में हांगकांग सरकार द्वारा एक विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक प्रस्ताव किया गया, जिसमें मुख्य भूमि चीन एवं अन्य क्षेत्राधिकार शामिल हैं जिनका हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। इसके बाद ही हांगकांग ने नागरिकों द्वारा भीषण गंभीर प्रदर्शन शुरू हुआ। चीन की प्रतिक्रिया। इन गंभीर प्रदर्शनों के बाद
मई 2020 में चीनी सरकार ने 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सत्र में चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया। इस विधेयक के बाद हांगकांग प्रशासन चीनी सरकार के पास नियमित रूप से रिपोर्ट्स भेजेगा। अगला है USAISA का 101वां सदस्य बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कैमा सदस्य है, 101वां सदस्य है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। अमेरिका अब ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश है। मुख्य बिंदु, सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में ISA में शामिल हुआ। यह घोषणा 10 नवंबर 2021 को UNFCCC COP26 में की गई थी। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को पहली बार 2016 में देशों के समर्थन के लिए परिचालित किया गया था। यह सभी देशों के लिए सहयोग के माध्यम से वैश्विक प्रासंगिकता और स्थानीय लाभ प्रदान करने पर जोर देता है। आगे देखिए, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 देशों का गठबंधन है। ये भी याद रखिए, कितना देश है इसमें शामिल, 124। इसकी शुरुआत भारत ने की थी। इसके अधिकांश सदस्य देश ऐसे हैं जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, अधिकांश देश इसमें कौन शामिल है, जहां सूर्य के जो प्रकाश है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और आंशिक रूप से पूरी तरीके से कर्क रेखा या फिर मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस ओलाद ने फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को की थी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने लगभग 120 देशों के प्रमुख के साथ लॉन्च में हिस्सा लिया था, जिन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास में अपनी भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई थी। ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके दुनिया भर में सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ISA और सौर ऊर्जा को एक साझा समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गौर करते हुए वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण की सुविधा, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करता है। ISA बड़े देशों की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में मदद कर रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम कर ग्रह को सुरक्षित बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करते हुए एक आत्मनिर्भर ऊर्जा विकल्प स्थापित करने में मदद करता है, जो व्यापार निर्भरता को कम करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए भारत द्वारा पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव को बिना मतदान के पारित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को अब 6ठी समिति के सुझाव को आधिकारिक तौर पर पारित करना होगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अक्टूबर 2021 की शुरुआत में भारत, फ्रांस और लगभग 80 प्रायोजकों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। ये भी ध्यान रखिए, TS त्रिमूर्ति भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि। इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, चिली, क्यूबा, डेनमार्क, मिस्र, फिजी, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, सऊदी अरब, त्रिनिदाद टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात तथा ब्रिटेन भी शामिल है। तो यहाँ पे समझ गए
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर्यवेक्षक का दर्जा। चलिए आगे देखिए। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता। 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई थी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? हैदराबाद हाउस में। मुख्य बिंदु देखिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हुई जब कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। मसलन रूस समुद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र के बदले एशिया प्रशांत क्षेत्र का हितैषी है। अफगानिस्तान पर उसका रुख चीन के करीब है। रूस भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठजोड़ क्वाड का भी विरोधी है। इस दौर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का यह संदेश दिया कि जहां एशिया में सहयोग के लिए रूस के पास दशकों पुराना आजमाया हुआ एक और सहयोगी मौजूद है, वहीं अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती नज़दीकी के बावजूद भारत रूस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका का दबाव द्विपक्षीय रिश्तों के आड़े कतई नहीं आएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे में दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग 2031 तक बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दे दिया गया तथा भारत रूस से साझेदारी को नया आयाम देते हुए 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों के बीच लगभग $30 अरब का कारोबार तथा $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के विशिष्ट रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम भारत को बड़ी ताकत, दोस्ताना मुल्क और भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि जो भी चीज़ आतंकवाद, नशे के कारोबार व संगठित अपराध से जुड़ती है, उसे लेकर हम चिंतित हैं। दोनों देशों ने सैन्य उपकरणों का संयुक्त उत्पादन समेत तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौते इस प्रकार हैं। भारत और रूस। भारत में 5 लाख के AK-203 असॉल्ट राइफल के विनिर्माण का लक्ष्य है। इसका निर्माण यूपी के अमेठी में किया जाएगा। रूस भारत के साथ S-400 S-400 सौदे को जारी करने को भी इच्छुक है। दोनों देशों के क्लास निकोल सीरीज के छोटे हथियारों के उत्पादन के बारे में फरवरी 2019 में हुए समझौते में संशोधन को मंजूरी दी है। सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत और रूस के बीच संबंध। आगे देखिए, रूस की भारत से नाराज़गी क्या क्या है भाई। भारत का क्वाड में शामिल होना रूस की ये नाराज़गी है। इंडो पैसिफिक रूस फ्लीट को खतरा होने की आशंका। अमेरिका और रूस एक दूसरे के धुरी विरोधी हैं। अमेरिका क्वाड में शामिल है, भले ही क्वाड को चीन के खिलाफ माना जा रहा हो, लेकिन रूस को लगता है कि इस समूह का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में होगा। इस तरह भारत एंटी रसिया खेमे का हिस्सा बन जाएगा। इंडो पैसिफिक में जो रूसी फ्लीट है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो रूस को ये पसंद नहीं है क्वाड में शामिल होना भारत का। बेका समझौता से भी इसको दिक्कत है रूस को। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेका के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। रोम घोषणा और G20 शिखर सम्मेलन। G20 समूह की 16वीं बैठक का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम शहर में किया गया। इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा पत्र अपनाने के साथ हुआ था। शिखर सम्मेलन का एजेंडा और मोटो क्या है? पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखिए, रोम घोषणा और G20 शिखर सम्मेलन
जो हुआ था उसका मोटो क्या है? पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कैमी बैठक हुई, 16वीं बैठक, ये भी ध्यान रखिए। इसी को रोम घोषणा भी बोलते हैं। एजेंडा जलवायु परिवर्तन था, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर। रोम घोषणा पत्र में G20 सदस्य राष्ट्र के नेताओं द्वारा की गई प्रतिबद्धता क्या थी? देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान से 2025 तक प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन की राशि प्रदान करना। वर्ष 2021 के अंत तक सभी नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने का प्रावधान। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अनुकूल कार्रवाई करना। G20 के नेताओं द्वारा WHO को कोविड-19 टीके की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रमाणीकरण करने के लिए सशक्त बनाने की पर सहमति व्यक्त की गई। भारत द्वारा की गई घोषणा। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को G20 समिट का शेरपा नियुक्त किया गया। दुनिया भर में वैक्सीन असमानता को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत द्वारा वर्ष 2020 के अंत तक 5 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत ने वैक्सीन अनुसंधान, निर्माण और नवाचार पर भी जोर दिया। वन अर्थ वन हेल्थ का नारा, जो किसी भी प्रकार की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सहयोगी दृष्टिकोण साबित हो सकता है। भारत ने लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और G20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार व आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भागीदारी बनाने हेतु आमंत्रित किया। भारत ने वैश्विक वित्तीय ढांचे को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए 15% न्यूनतम कारपोरेट कर के G20 निर्णय की भी सराहना की। G20 के पूर्ण सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। बदलते परिदृश्य में G20 समूह की प्रासंगिकता। वैश्वीकरण में वृद्धि और विभिन्न मुद्दों की जटिलता के मद्देनज़र हाल ही के G20 शिखर सम्मेलनों में बृहद अर्थव्यवस्था और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी, प्रवासन और शरणार्थियों जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। G20 समूह द्वारा इन वैश्विक मुद्दों को हल करने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से एक समावेशी और संधारणीय विश्व बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अगला देखिए, 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इस टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार देखिए। इसको परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद पढ़िए। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।